Hey everyone, welcome back. My name is Akash Singh and I'm here to make things easier for you. So आपने YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी NLP के ऊपर. The difference between those videos and this videos is कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ रट्टा नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ definitions नहीं देखेंगे. We will try to understand कि जो chapters हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ connect होते हैं, जिससे आपको AI के ऊपर एक world view मिलेगा and not only just learning the definition. So let's get into that. सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज योर सिक्स्थ यूनिट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे कंप्यूटर्स ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं एंड किस प्रकार से ह्यूमंस एक कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं. सो नाउ दिस टॉपिक इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग डेफिनेशंस भी देखेंगे थोड़ी, बट वी विल ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट हाउ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आर मेड आउट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. थोड़े एक्सप्लोर करेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स, हम लोग देखेंगे कि कैसे ये चीजें बनती हैं, क्या प्रोसेस होता है स्टार्ट टू फिनिश. थोड़ी टेक्निक्स देखेंगे जिससे कंप्यूटर्स ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज में क्या क्या नुआंसेस हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं. एंड ऑल दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, बट ह्यूमंस ने एक वे निकाल लिया कि मल्टीपल लैंग्वेजेस आप कंप्यूटर को आप समझा सकते हो. एंड एट द एंड वी विल ऑल्सो कवर सम एडवांस कंसेप्ट विच इज कॉल्ड TF-IDF. पिछले 2-3 बार से आपके सिलेबस से एक्सक्लूड किया जा रहा था, बट इस बार ये चैप्टर आपका आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में. सो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है. सो ह्यूमन स्पीक अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस. आई थिंक देयर आर मोर देन 200 लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड, जैसे इंग्लिश हो गया, आपका स्पेनिश है, जापानीज है. सो दीज आर द लैंग्वेजेस विच ह्यूमंस कम्युनिकेट थ्रू विद ईच अदर एवरी डे. आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी सिटी में, उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है. सो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये नेचुरली इवॉल्व हुई हैं, ये कंप्यूटर्स ने क्रिएट नहीं की है, आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट की गई हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये नेचुरल लैंग्वेज है. एंड इनके 2-3 की फीचर्स होते हैं, जैसे सम रूल्स आर प्रेजेंट. जैसे अगर आप हिंदी में देखोगे, कुछ रूल्स होते हैं, पूर्ण विराम हो गया, आपको मात्राएं ठीक से देखनी पड़ेंगी. इंग्लिश में भी आपको प्रेपोजिशंस देखने पड़ते हैं, कहाँ पर आएंगे. थोड़े सेमांटिक्स होते हैं कि वर्ड्स के मीनिंग कैसे आ रहे हैं. हर एक लैंग्वेज में थोड़े बहुत रूल्स होते हैं. एंड इन लैंग्वेज का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप एक ही चीज डिफरेंट वेज में बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि फुटबॉल देख के मुझे बहुत खुशी होती है, या फिर फुटबॉल इज माई फेवरेट स्पोर्ट. सो एक ही चीज को हम लोग वेरियस वेज में लैंग्वेजेस को कंबाइन करके भी बोल सकते हैं. सो इससे जो कॉम्प्लेक्सिटी है लैंग्वेज की वो इंक्रीज हो जाती है. एंड थर्डली, हर एक लैंग्वेज है वो डायनेमिक होती है. अगर आप देखोगे हिंदी का एवोल्यूशन ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, शुद्ध हिंदी से थोड़ा बहुत हम लोग इवॉल्व हो चुके हैं, हम लोग अलग टाइप की हिंदी बोल रहे हैं. सेम गोज फॉर इंग्लिश. पहले शेक्सपियरियन इंग्लिश होती थी, अब थोड़ी और मॉडर्न इंग्लिश यूज हो रही है. इस प्रकार से जो लैंग्वेजेस हैं वो इवॉल्व हो रही हैं ओवर द टाइम. एंड दिस इज द एक्चुअल चैलेंज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि एक लैंग्वेज कांस्टेंट नहीं है. हर बार अगर आप कोई भी लैंग्वेज लोगे, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर समथिंग कॉल्ड होमोफोन्स. दीज आर द वर्ड्स दैट साउंड आइडेंटिकल बट हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग. जैसे एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू टेक अ नैप वर्सेस लेट्स ड्रॉ अ मैप. ये जो दो वर्ड्स हैं, डेफिनेटली हमें पता है कि ये दोनों डिफरेंट है, बट कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि M एंड N में इतना ज्यादा डिफरेंस है कि एक का मीनिंग आ रहा है नींद और दूसरा का मीनिंग आ रहा है एक मैप, एंड विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. द सेकंड चैलेंज फॉर लैंग्वेज इज दैट कॉन्टेक्स्ट चेंजेस एवरीथिंग. अगर मैं ये रेड वर्ड लूं, तो मैं इस रेड वर्ड को वेरियस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कि हिज फेस turned red implies that someone is getting angry. या फिर अगर मैं ये बोलूं कि the red car zoomed past, which is actually talking about the color. या फिर अगर किसी को एक दवाई से या किसी मेडिसिन से एक फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं the face turns red after the medicine. So इन तीनों ऑप्शंस में जो रेड का मीनिंग है वो बहुत डिफरेंट आ रहा है. So this is another complexity which is present in the natural language, that a single word can have various interpretations depending on the context, depending on the meanings, depending on the sentence. And all these things make the natural language very complex for computers to understand by themselves. इसीलिए humans ने एक मेथड क्रिएट किया कि हम लोग लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करेंगे एंड फिर हम लोग वो चीज कंप्यूटर को सिखाएंगे. सो कंप्यूटर लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. सो कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर आपको अभी तक नहीं पता है, इट वर्क्स ऑन समथिंग कॉल्ड द बाइनरी, एंड बाइनरी इज नथिंग बट वंस एंड जीरोस. व्हाई वंस एंड जीरोस? बिकॉज वन मीन्स ऑन एंड जीरो मीन्स ऑफ. किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के दो ही स्टेट हो सकते हैं, या तो वो चालू है या तो वो बंद है, राइट? अगर आप अभी YouTube देख रहे हो तो आपकी स्क्रीन या तो चालू है या तो बंद है. इट्स आइदर ऑफ
और ऑन. सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के दो ही स्टेट्स हैं विच इज इम्प्लाइड बाय जीरोस एंड वंस. सो कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी इसी के बेसिस पे चालू होती हैं, बट हम लोग डायरेक्टली वंस एंड जीरोस में तो नहीं बात कर सकते हैं कंप्यूटर से, बिकॉज वो चीज हमें भी समझनी पड़ेगी. दैट इज वाई देर आर सम लैंग्वेजेस विच आर क्रिएटेड, विच आर डिजाइंड so that we can talk to computers, and they're called Python, C++, Java. They are also called compilation languages. Generally ये precise instructions होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से बहुत ही different ways में बात कर सकते हैं. Similarly इसमें भी हम लोग different ways में कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, बट इसका जो syntax है, इसके rules हैं, वो काफी अलग होते हैं natural language से. फिर जैसे मैंने बात की कि binary signals ही एक machine process कर सकती है, which is 0 and 1, which means the complexity, ambiguity, for example जो red color था उसके 3 डिफरेंट मीनिंग हम लोग सेम सेंटेंस में कैसे कन्वे करें कंप्यूटर्स को, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो दैट इज व्हाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड एंड इट इज गोइंग ऑन सिंस द 1970s. तब से ही साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके कंप्यूटर को कुछ समझाएं. अर्लियर दे यूज्ड टू फीड द वर्ड्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 1 लूंगा तो मैं कंप्यूटर को बोल दूंगा दिस इज कॉल्ड रेड. मैं 2 1 लूंगा, आई कैन से दैट दिस इज ग्रीन. बट इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी वर्ल्ड में जो लैंग्वेज है उसके सारे वर्ड्स ऐसे फीड करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा. सो दैट इज व्हाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड एंड दिस इज व्हाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैटर्स. दुनिया में जितना भी डेटा है वो हर दिन इंक्रीज होता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर द इंटरनेट, इसमें इतना सारा डेटा है कि किसी सिंगल ह्यूमन को ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स लगेंगे पूरा डेटा पढ़ने के लिए. सो इतना डेटा जहां पर है तो हमें कुछ ना कुछ तो उससे सर्च करना पड़ेगा या फिर कुछ समराइज करना पड़ेगा या उससे इंपॉर्टेंट डेटा निकालना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाई एनएलपी इज इंपॉर्टेंट. इट प्रोसेसेस अ लॉट ऑफ टेक्स्ट इन वन गो एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर्स विच आर प्रेजेंट. हम लोग के जो कंप्यूटर्स हैं आजकल उनकी प्रोसेसिंग पावर काफी बढ़ चुकी है विद समथिंग कॉल्ड द जीपीयूज. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जहां पर आपकी जो गेम रेंडरिंग होती है, जो आप ग्राफिक्स देखते हो, उसी की वजह से हम लोग की जो कैलकुलेशंस हैं वो काफी स्पीड अप हो गई हैं. नाउ वी कैन प्रोसेस सो मेनी पेजेस इन सच अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. सो देयर आर लॉट ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी. अगर आपने पिछली 2-3 वीडियोस देखी हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर इस चैनल पे, तो आप हमने काफी बार डिस्कस भी किया है कि कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट, राइट. हम लोग इस टेक्स्ट से क्या क्या चीजें कर सकते हैं. हम लोग टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग टेक्स्ट को समराइज कर सकते हैं, फिर हम लोग टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं, हम लोग ये पता लगा सकते हैं इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो जो जो आप एग्जाम्पल्स सोच सकते हो टेक्स्ट के ऊपर, वही सारे एग्जाम्पल्स से हम लोग एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं. क्या है ये सब एप्लीकेशंस, लेट्स लुक इनटू दैट. सो वॉइस असिस्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे गूगल का एक असिस्टेंट है, Amazon का एक असिस्टेंट है, एप्पल का एक असिस्टेंट है. सो आप इनसे वेरियस चीजें करवा सकते हो. जैसे आप बोल सकते हो अपने मोबाइल फोन को सेट एन अलार्म फॉर 3:30 PM और प्लीज प्ले सम फेवरेट म्यूजिक ऑफ माइन, या प्लीज ओपन यूट्यूब फॉर मी. ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल एंड दीज आर द एप्लीकेशंस. सेकेंडली देयर आर ऑल्सो समथिंग कॉल्ड ऑटो जनरेटेड कैप्शंस. अगर आप यूट्यूब वीडियो की सेटिंग पे जाके देखोगे, नीचे का आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहां पर आप कैप्शंस ऑन कर सकते हो. नॉट ओनली ऑन, आप उसमें वेरियस लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे अगर आपको इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल लगती है या फिर हिंदी लगती है या फिर स्पेनिश लगती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैप्शंस चेंज कर सकते हो. क्या होता है ऑटो जनरेटेड कैप्शन, जो भी मैं बातचीत अभी कर रहा हूं वो नीचे आपको यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा एंड दैट इज समथिंग नोन एज ऑटो जनरेटेड कैप्शन. सो अदर एप्लीकेशंस आर आल्सो प्रेजेंट कि आप लैंग्वेज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो. अगर किसी भी यूट्यूब वीडियो के ऊपर कमेंट्स हैं, सो हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि ओके दिस वाज अ पॉजिटिव कमेंट, या फिर किसी ने कुछ नेगेटिव कमेंट डाला. ये चीजें भी ऑटोमेटिकली हो सकती है. इससे क्या फायदा है, अगर किसी के चैनल पे 10K कमेंट्स आ रहे हैं एंड ही वांट्स टू नो कि उसका चैनल अच्छे से चल रहा है या फिर देयर इज सम फीडबैक एसोसिएटेड विद इट, यूजिंग NLP all these comments can be processed and then you can generate a score. Okay, 69% positive score और -31% नेगेटिव स्कोर. तो ये सब चीजें पॉसिबल है. टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जैसे हम लोगों ने बात की, अगर आप कुछ भी फीड कर रहे हो, उसको एक टॉपिक फीड कर रहे हो, PDF फीड की, उसमें क्लासिफाई करके आर्टिकल सॉर्ट आउट कर सकते हैं एंड कीवर्ड एक्सट्रैक्शन भी पॉसिबल है. सो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कीवर्ड एक्सट्रैक्शन की, लेट्स लुक एट सम हैंड्स ऑन लर्निंग. सो कीवर्ड एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम अ टेक्स्ट. टेक्स्ट का लेंथ छोटा हो सकता है, जस्ट लाइक 100 वर्ड्स और प्रोबेबली 1000 वर्ड्स, बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे या ऐसी थीम्स होंगी जो हर जगह पे कॉमन होंगी. फॉर एग्जांपल अगर आप हैरी पॉटर पढ़ रहे हो तो हैरी पॉटर के अंदर कुछ ऐसे थीम्स होंगी जैसे मैजिक या फिर विजर्ड्स. सो ये जो थीम्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स. सो लेट्स लुक एट समथिंग व्हिच गूगल प्रोवाइड्स ऑन द गो. सो ये गूगल का
एक वेबसाइट है नेचुरल लैंग्वेज एआई, हम लोग देखते हैं कि ये क्या ऑफर करता है. आई विल ट्राई टू क्लिक ऑन द कंसोल. नाउ दिस ओपन्स समथिंग कॉल्ड वर्टेक्स एआई स्टूडियो. सो गूगल एक एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पर उसके पास वेरियस टूल्स हैं. जैसे आप एक ऐप क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको एक इमेज जनरेट करनी है आप वो कर सकते हो, अगर आपको अपने एआई के साथ बात करनी है, अगर आपको उसको कुछ दिखाना है फिर उससे कमेंट्स लेने हैं तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हो. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैप्टर. ये मैंने पूरा चैप्टर खोल के रखा है साइड में, जितना मेरे से कॉपी हो रहा है मैं कॉपी करूंगा एंड देन आई विल आस्क द एआई व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स इन दिस. तो मैंने जस्ट इसको कॉपी किया एंड ये बहुत सारा टेक्स्ट आप देख रहे हो, कितना सारा टेक्स्ट है यहाँ पर. आई विल जस्ट राइट अनदर प्रॉम्प्ट फॉर इट. जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं एआई को, हम लोग उसको बोलते हैं कि एक प्रॉम्प्ट है. आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स इन दिस टेक्स्ट. सो आई विल प्रेस एंटर. लेट्स सी व्हाट इट गिव्स अस. मुझे ये एपीआई को एनेबल करना पड़ेगा. आई विल जस्ट एनेबल इट एंड देन सी व्हाट द रिजल्ट इज. ओके, सो लेट मी जस्ट सेंड इट अगेन. Identify the most frequent words in this text. Now if you see the AI is processing using natural language processing, यहाँ पर एक thinking का ऑप्शन भी आ रहा है. It is assessing everything and आपके सामने ये एक टेबल आ गया कि the word the is occurring the most frequently. उसके बाद है of and to and then natural language processing. आपको साइड में इसकी frequency भी दिख रही है. So which tells us कि using natural language processing we can analyze so much text. Okay, so the next part is how does this happen? How is all this possible? So there are 5 stages of natural language processing. First is lexical analysis, जहाँ पर हम लोग बहुत बड़े टेक्स्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं for the understanding of a computer. Then there comes syntactic analysis. It comes from the word called syntax. उसका दूसरा मीनिंग है rules. Then we go for the semantic analysis, जहाँ पर हम लोग meanings चेकआउट करते हैं कि क्या क्या मीनिंग्स है. देन डिस्कोर्स इंटीग्रेशन वेयर वी चेक द स्टोरी लाइन एंड देन द प्रैग्मेटिक एनालिसिस कि फाइनली कि ये जो हम लोग चीजें के बारे में बात करें ये प्रैक्टिकल है या नहीं. सो द स्टेज 1 इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस, जहां पर हम लोग लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनएलपी. द टर्म लेक्सिकॉन रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. सो फॉर एग्जांपल इफ आई राइट ए बी सी डी एंड सो ऑन टिल जी, हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज द लेक्सिकॉन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो क्या होता है इस स्टेज के अंदर, जो बड़े बड़े चंक्स है टेक्स्ट के हम लोग उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में. अगर आपके पास एक पेज है तो आप उसको 4 या 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे. फिर जो पैराग्राफ्स होंगे आप उसको और फर्दर डिवाइड करोगे इनटू सेंटेंसेस. नाउ एक पैराग्राफ के अंदर हो सकता है 5 सेंटेंस हो, 10 सेंटेंस हो, डजंट मैटर, द काउंट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कि आप स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट में उसको कन्वर्ट कर रहे हो. एंड द थर्ड स्टेप इज एक बार आपको सारे सेंटेंसेस अगर मिल जाते हैं तो आप उनको इंडिविजुअल वर्ड्स में डिवाइड कर रहे हो. एंड दिस इज नोन एज ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैंग्वेज इन द स्टेज ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस. स्टेज 2 आपका आता है सिंटैक्टिक एनालिसिस, जहां पर आप चेक करते हो कि जो ग्रामर है लैंग्वेज का या फिर जो स्ट्रक्चर है या जो रूल्स हैं वो सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं. फॉर एग्जांपल द कैट सैट ऑन अ मैट, द ग्रामर इज करेक्ट राइट, बट कैट द मैट ऑन सैट द, यहाँ पर जो वर्ड्स है थोड़े जंबल्ड हैं. सो डेफिनेटली जो ग्रामर है वो इनकरेक्ट होने वाला है. सो दिस सिंटैक्टिक एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्सिंग. पार्सिंग कहा जाता है जब भी हम लोग टेक्स्ट को प्रोसेस करने जाएं एंड हम लोग ये चेक करें कि सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, या तो फॉलो हो रहे होंगे या तो फॉलो नहीं हो रहे होंगे. फिर इससे हमें एक रिलेशनशिप मिलता है बिटवीन वेरियस वर्ड्स जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेज कौन सा आया हमारा, सेमांटिक एनालिसिस. सेमांटिक का मतलब होता है मीनिंग, वेयर वी चेक फॉर द मीनिंग. हम लोग ये सारे स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दैट ह्यूमंस हैव इनटू समथिंग दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड. सो स्टेज 3 आता है चेकिंग फॉर मीनिंग. सो फॉर एग्जांपल हॉट आइसक्रीम अगर हमने सोचा तो यहाँ पर आइसक्रीम इज कोल्ड बट हॉट नेगेट्स इट, सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, सो इट इज रिजेक्टेड. द फॉक्स jumped into the dog, which is illogical. Over the dog हो सकता है. So this part makes sense and then we can say okay stage 3 is also qualified and इसका जो है meaning बन रहा है, इसका कुछ sense बन रहा है and the sentence is grammatically correct. Next stage is integration and context. So दो stages होते हैं उसमें, discourse integration and pragmatic analysis. Now words हो सकता है थोड़े confusing लगे but discourse integration का simple meaning ये है कि अगर हम लोगों ने जो text दिया है कंप्यूटर को उसका कुछ ना कुछ sense बनना चाहिए. Not only कंप्यूटर, अगर हमारे पास कोई एक चैप्टर है या फिर कोई एक आर्टिकल है, आर्टिकल में भी हम लोग अगर सेम चीजों को फॉलो करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम लोग एक बहुत ही सिंपल वे में द बेस्ट यूज वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं इन दैट आर्टिकल. सो डिस्कोर्स इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि इफ द सेंटेंसेस आर मेकिंग अ स्टोरी, फॉर एग्जांपल इफ आई से आई वेंट टू द स्टोर, देन द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट वाज क्लोज्ड. यहां पर अगर आप पूछोगे व्हाट वाज क्लोज्ड, इट मींस द स्टोर. सो आई वेंट होम. सो यहां पर अगर आप देखोगे हर एक जो सेंटेंस है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, ऐसा रैंडमली नहीं है. आई वेंट टू द store, Ronaldo won the Ballon d'Or, muchas gracias afición. All these words, all these sentences are really different.
डिफरेंट। सो इसका जो डिस्कोर्स इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि ईच सेंटेंस रिलेट्स टू द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग सेंटेंसेस सो दैट एक नैरेटिव क्रिएट हो, एक स्टोरी क्रिएट। फिर उसके बाद आता है आपका प्रैग्मेटिक एनालिसिस कि एक रियल वर्ल्ड रेलेवेंस होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल मीनिंग भी आना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों ने फर्स्ट 4 स्टेप्स भी किए, फर्स्ट 4 स्टेजेस कर लिए, बट इन द एंड जो मीनिंग है सेंटेंस का वो एकदम ही रैंडम मीनिंग है, वो हम लोग बोलेंगे कि प्रैग्मेटिक एनालिसिस उसने पास नहीं किया है। सो कैन यू पास द सॉल्ट? So it is not asking about the ability कि can you pass the salt, do you have the ability, do you have the power to pass the salt, or is the person asking you to pass the salt? So यहाँ पर हम लोग वो एनालिसिस करते हैं प्रैक्टिकलिटी का कि जो मीनिंग है सेंटेंस का वो कितना ज्यादा प्रैक्टिकल है। सो इन समरी ये जो सारे स्टेजेस हम लोगों ने पढ़े ये कुछ इस वे में आते हैं। फर्स्ट इज लेक्सिकल एनालिसिस, जहाँ पर हम लोग पूरे टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सेंटेंसेस सो दैट हम लोग लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर पाए। एंड जितने भी सारे रूल्स हैं हम लोग वो चेक करते हैं सिंटैक्टिक एनालिसिस के अंदर। फिर हम लोग वो पास ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जहां पर वर्ड्स का जो सेंस है, वर्ड का जो मीनिंग है वो चेक होता है। इन द नेक्स्ट स्टेज वी चेक फॉर द स्टोरी, इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट सेंटेंसेस। एंड देन फाइनली वी चेक फॉर द सार्काज्म पार्ट, जहां पर जो प्रैक्टिकलिटी है, जहां पर जो मीनिंग है सेंटेंस का वो रियल वर्ल्ड में उसका कुछ मतलब बन रहा है या नहीं। नाउ आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब चीजें तो ठीक है, बट जो हम लोगों ने एआई का एग्जाम्पल देखा जहां पर वो एआई सारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा था, वो कैसे पॉसिबल हुआ? सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है चैटबॉट्स के ऊपर। हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा वो गूगल जेमिनाई का, जहां पर हम लोग एआई स्टूडियो में जाके वो पूरा आपका टेक्स्ट कॉपी किया था एंड हम लोगों ने वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी। दैट इज समथिंग नोन एज अ चैटबॉट। नाउ चैटबॉट्स आर स्मार्ट असिस्टेंट्स। प्रीवियसली टिल 2019 जो चैटबॉट्स थे वेरी सिंपल थे, आप उनको ज्यादा चीजें नहीं पूछ सकते थे, बट कट टू 2025 आपने देखा कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है। जस्ट हम लोगों ने उसको एक टेक्स्ट फीड किया एंड वहां पर सारी फ्रीक्वेंसीज मिल गई। सो देयर आर वेरियस वेज दीज चैटबॉट्स कैन लर्न, बट द बेस्ट वे टू मेक अ चैटबॉट इंटेलिजेंट इज यूजिंग द इंटरनेट। एज आई टॉक्ड अबाउट, सो मच डेटा बीइंग प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पेजेस हैं। अगर आप किसी वे में उसको कंबाइन करके, कंपाइल करके एक मशीन के अंदर डालो, मशीन विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड वेरियस पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। सो इफ अ ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड so many words, he will get very intelligent, right? But similarly, if a machine can also read so many pages, it will also get intelligent. That is why these chatbots are so amazing, because they make all the information easier for us to find. And not only information, you can also brainstorm your ideas. अगर आपको कुछ अपने ideas आ रहे हैं तो आप बात कर सकते हो chatbots के थ्रू, एंड आपको ये ऐसा लगेगा कि वो थोड़े ज्यादा ही स्मार्ट होते जा रहे हैं। Now average IQ of a chatbot which is currently present is almost 120. ये कुछ टेस्ट हुए थे, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट 120 IQ इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट डॉक्टर लेवल का IQ है चैटबॉट्स के अंदर। बट ये जो चैटबॉट्स है डोंट एक्चुअली थिंक और फील, व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू एनालाइज द टेक्स्ट। वंस दे हैव एनालाइज द टेक्स्ट, दे कैन प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट टेक्स्ट क्या आने वाला है, एंड दिस इज अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो आप 11th और 12th में ज्यादा पढ़ाई करोगे। So what are the capabilities of these chatbots? These chatbots can answer the questions and troubleshoot problems. So इसका क्या फायदा हो सकता है? अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हो ना, उसमें आपको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप चैटबॉट को पूछ सकते हो, हाउ कैन आई सॉल्व दिस? यू कैन इवेल्युएट एंड क्वालिफाई प्रोस्पेक्ट्स। जनरली जो सेल्स पीपल होते हैं वो चैटबॉट्स के थ्रू प्रोस्पेक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं, सेल्स लीड जनरेट कर सकते हैं। Amazon जैसी एप्स यूज करती हैं इससे, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड होता है स्विगी जैसी एप्स में। सो नॉट ओनली दीज, बट इसके अलावा भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ चैटबॉट? चैटबॉट्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन्ड टू सिमुलेट ह्यूमन कन्वर्सेशन थ्रू वॉइस और टेक्स्ट, एंड दे कैन आल्सो लर्न ओवर टाइम टू इंटरैक्ट नेचुरली विद ह्यूमंस। तो वो वंस एंड जीरोस में बात नहीं करेंगे, वो आपसे बात करेंगे नेचुरल लैंग्वेज में। हो सकता है इंग्लिश हो सकता है हिंदी हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ चैटबॉट्स दैट आर प्रेजेंट? सो करेंटली द मोस्ट फेमस चैटबॉट which you might know is ChatGPT, which is a large language model. But आपके सिलेबस में थोड़े दूसरे चैटबॉट्स के बारे में बात की गई है। एक एलिजा चैटबॉट था जो 1970s में किसी डॉक्टर ने क्रिएट किया था। वो इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि लोगों को लगने लगा कि उसके अंदर एक ह्यूमन है। इट हैज बिकम सेंटिएंट और इट हैज डिस्क्राइबिंग सम कैपेबिलिटीज ऑफ अ रियल ह्यूमन। दूसरे भी थोड़े चैटबॉट्स हैं, मित्सुको है, अवार्ड विनिंग कॉन्वर्सेशनल AI। ये सारे इनकी वेबसाइट्स हैं, अगर आपको चेकआउट करना है आप जा सकते हैं उन सारी वेबसाइट्स में।
and to try them out. But I would highly suggest you go to chatgpt.com and try that one out. So इसमें थोड़े आपको questions भी आएंगे कि which chatbot did you try and what was its purpose? आपने किस चीज के लिए इस chatbot को use किया and did it actually feel like a human or robot? मैं तो बोल सकता हूँ अगर आप ChatGPT से बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके पीछे कोई human बैठा हुआ है. And eventually you can also think of something like, does this chatbot has a personality? Have a personality. So is it nerdy or is it knowledgeable or is it something like very funny person? So सारे chatbots की एक ना एक personality होती है and it depends on the kind of data, the kind of web pages, the kind of internet websites that have been fed into it. So Eliza effect एक चीज है जो काफी ज्यादा important हो जाती है इस टाइम पे, because since large language models and these chatbots have become very intelligent, so कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि वो real humans हैं एंड वो लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं. उनको ऐसा लगने लगता है कि वो जो चैटबॉट्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं. एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग व्हेन अ मशीन व्हिच इज नॉट अलाइव बट कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स इवन दो यू नो दैट इट इज जस्ट अ मशीन. एलिजा इफेक्ट में थोड़ी चीजें हैं, जैसे यू स्टार्ट टू थिंक दैट द मशीन इज स्मार्टर देन यू. यू स्टार्ट टू टॉक टू इट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन गेट रिप्लाईज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सम पीपल स्टार्ट टू थिंक दैट द मशीन इज अंडरस्टैंडिंग यू. वो उनसे इमोशनल बातें करने लगते हैं and slowly and steadily they lose track of reality, that in the end they are just machines. It is just text analysis and natural language processing, and this effect is known as ELIZA effect. So text processing की अगर हम लोग बात करें तो थोड़े steps आप देखोगे natural language processing के अंदर. यहाँ पर हम लोग थोड़ी technicality में जाएंगे कि क्या text normalization होता है, हम लोग text को कैसे simplify करते हैं, हम लोग text को clean करते हैं ताकि जितना भी कचरा है text से वो निकल जाए and सिर्फ important words हम लोग chatbot के अंदर डाल पाएं, large language model के अंदर डाल पाएं या फिर किसी एआई के अंदर डाल पाएं, एंड इन द एंड हम लोग एक न्यूमेरिकल कन्वर्जन कर पाएं. व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बिकॉज हम लोगों ने जैसे बात की नेचुरल लैंग्वेज की, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, बट कंप्यूटर्स को सिर्फ वंस एंड जीरो समझ में आते हैं. सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ऑल द लैंग्वेजेस इनटू वंस एंड जीरोस वी फॉलो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3 सो दैट ये वंस एंड जीरोस हम लोग फीड कर पाए इनटू अ चैटबॉट. सो एक और डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड कॉर्पस. इट इज अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट फ्रॉम all documents being analyzed. So for example आपके पास document 1 है, document 2 है and document 3 है, तो आप बोलोगे you have a corpus of 3 documents. This is known as a corpus. So let's move on to the next part of text normalization. So text normalization में खुद ही थोड़े और ज़्यादा steps हैं. Do not get confused. It is similar to the lexical analysis, semantic analysis जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, but हम लोग थोड़े technical terms दे देते हैं. जैसे आता है sentence segmentation, जहाँ पर हम लोग corpus को individual sentences में convert कर देते हैं, बड़े text को छोटे text में convert करते हैं. इसलिए हम लोग finally जो sentence मिलता है उसको भी और छोटे words में convert करेंगे. That process is known as tokenization, where the sentences are converted into words, numbers and special characters. फिर we start to remove the additional words which are not important. If you remember the example जहाँ पर मैंने आपका जो chapter है वो copy paste किया था Google Vertex AI के अंदर, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था जो words like and, the, is are very frequent but they do not convey very important meaning. जो important words हैं वो थोड़े कम frequent होते हैं. So we try to remove all the frequent words ताकि जो text का important meaning है वही machine के अंदर जाए. Then we try to convert the case. So यहाँ पर आप देखोगे इसको बोलते हैं कैमल केस, जैसे कैपिटल है फिर स्मॉल लेटर्स है, राइट. बट कंप्यूटर ये दोनों चीजों को अलग अलग दिखता है. कंप्यूटर को कैपिटल लेटर्स अलग दिखते हैं एंड स्मॉल लेटर्स अलग दिखते हैं. व्हाई इज दैट? बिकॉज कैपिटल ए माइट हैव अ वर्ड नंबर एज 43 whereas स्मॉल ए माइट हैव अ नंबर ऑफ 96. सो ये जो दोनों वर्ड है हमें सेम लगते हैं बट कंप्यूटर को अलग अलग दिखेंगे. दैट इज व्हाई वी ट्राई टू कन्वर्ट दैट इनटू अ सिमिलर केस. एंड उसके बाद आता है स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन, क्योंकि वर्ड्स में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, पास्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑल दैट. तो हम लोग ट्राई करते हैं कि रिड्यूस द वर्ड्स इनटू द रूट और द बेस फॉर्म. सो टोकनाइजेशन देखते हैं क्या होता है. टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग सेंटेंस इनटू इंडिविजुअल टोकन्स. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये सेंटेंस है दैट आई लव मशीन लर्निंग, अगर आप इसको टोकनाइज कर दो तो हर एक जो वर्ड है वो एक एक टोकन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अमेजिंग, इसका टोकनाइजेशन करें तो हर एक जो वर्ड है वो अलग अलग हो जाएगा
एंड नॉट ओनली वर्ड्स बट ऑल्सो द स्पेशल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड टोकन्स. एज वी टॉक्ड अबाउट रिमूविंग द स्टॉप वर्ड्स, यहाँ पर मैंने आपसे बात की कि हम लोग द को निकाल देते हैं, अ को निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं बिकॉज वो ज्यादा मीनिंग्स कन्वे नहीं कर रहे हैं. सो हम लोग इन वर्ड्स को स्टॉप वर्ड्स भी बोलते हैं. दे आर ग्रामेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बट कंप्यूटर्स के लिए उतना नेसेसरी नहीं है क्योंकि इवेंचुअली वो वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर द वंस विच आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन स्टॉप वर्ड्स एंड वी रिमूव देम बिकॉज कंप्यूटर्स देन कैन फोकस ऑन ओनली द मीनिंगफुल टर्म्स. अगर आप कोई भी बुक देखोगे, कोई भी बुक ले लो, अपने स्कूल की बुक ले लो, नॉवल ले लो, तो उसमें जो 80% वर्ड्स होंगे दे विल बी स्टॉप वर्ड्स. एंड जनरली वो कुछ मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि ह्यूमंस अच्छे से रीड कर पाए. बट द 20% ऑफ द वर्ड्स आर वेरी वैल्यूएबल. दे आर द एक्चुअल वर्ड्स दैट कन्वे मीनिंग. उसके अलावा हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स भी निकाल देते हैं. बट कभी कभी ये डिपेंड करता है कि हमें चैटबॉट को या फिर एलएलएम को कितना इंटेलिजेंट बनाना है. अगर हमें चाहिए कि वो नंबर्स अंडरस्टैंड कर पाए, मैथमेटिक्स अच्छे से कर पाए, तो हम लोग नंबर्स भी फीड कर देंगे. बट इन जनरल फॉर अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बॉट नंबर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सो मूविंग ऑन टू द केस कन्वर्जन एंड स्टेमिंग, हम लोगों ने देखा था कि केस कन्वर्जन में क्या होता है कि जो सारे वर्ड्स हैं, जैसे हेलो में कैपिटल है, स्मॉल भी है, यहाँ पर सिर्फ स्मॉल है, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल है. सो ये सारे जो वर्ड्स हैं दे आर ऑल different. But what we are trying to do, we are trying to simplify the language. So in order to simplify, we will try to convert them into same word which is into lower case. So ये जितने भी words हैं convert हो जाएंगे इस word के अंदर. And ये अपनी choice होती है कि हम लोग capitals में रखें या smalls में रखें. Generally it is best practice to convert it into all small case. And the next important step is called stemming and lemmatization, जहाँ पर हम लोग words को उनके base form में convert कर देते हैं. Base form में convert करने से क्या होता है, ये जो additional वर्ड्स आ रहे हैं हमारे, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे वर्ड्स, ये हट जाते हैं एंड फाइनली हमको सेम वर्ड्स मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव एन एग्जांपल ऑफ 3 वर्ड्स व्हिच इज वेटेड, व्हिच इज इन पास्ट, वेटिंग व्हिच इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड वेट्स, सॉरी दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड वेट्स इज प्रेजेंट. सो अगर इन सब का हम लोग स्टेमिंग कर दें, सारे जो एडिशनल वर्ड्स हैं, एडिशनल सफिक्सेस हैं, वो हटा दें, तो उसके बाद हमें एक रूट वर्ड मिलेगा विच विल बी कॉल्ड द लेमा और द स्टेम ऑफ द वर्ड. सो दिस वर्ड नॉट नेसेसरीली इसका कुछ मीनिंग बने, बट कंप्यूटर को ये चीज समझ में आ जाएगी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लेमेटाइजेशन. पहले हम लोगों ने देखा स्टेमिंग, जहां पर हम लोग सिर्फ एक वर्ड को छोटा करने के लिए उसके जो एडिशनल सफिक्सेस हैं वो हटा देते हैं. बट क्या होगा अगर हम लोग स्टडीज के एडिशनल पार्ट हटा दें, IES, जो फाइनल वर्ड मिलेगा, डज इट convey any meaning to you? No, right? So that is why we start to use something called lemmatization. This is an advanced form of stemming, जहां पर जो affixes हैं या फिर suffixes हैं वो हम लोग हटा देते हैं, but it also ensures that the resulting word or called lemma is actually meaningful. ये जो process है थोड़ा time consuming होगा क्योंकि ज्यादा processing होगी इसमें. Eventually आपके जो words हैं they will produce more accurate results. So यहाँ पर आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा example है, improve, improving, improvements, improved and improver. ये सारे various forms of the same word है, but अगर हम लोग यहाँ पर stemming करें, यहाँ पर ये सारे जो additional elements हैं ये हम लोग निकाल दें, तो जो word मिलेगा that does not have any meaning. But if we do lemmatization, which is an advanced form of stemming, this will give us a meaningful word, and this will in turn increase the accuracy of our chatbots and large language models. Moving on to the next important phase, जहाँ पर हम लोग bag of words discuss करेंगे. So till now what have we done? We have found out all the important words which are present in the corpus, right? Corpus क्या था, हमारे पूरे documents में से जितने भी words हैं हम लोगों ने उसको simplify किया, punctuation हटाई, stop words निकाले, फिर उसको lematize या stem किया. इससे हमारे पास एक vocabulary create हो गई of unique words, right? And these unique words actually represent the original corpus. Original जो text है उसका एक way में वो represent ही कर रहा है. हो सकता है आप समझ ना पाओ in the natural language, but for the computer now it becomes very easy to make sense of all that entire corpus. So bag of word models क्या है, which is converting these words into numbers. कैसे सारे words को numbers में convert किया जाएगा, हम लोग सारे words का एक table बनाते हैं and हर एक word के सामने उसकी frequency लिख देते हैं. यहाँ पर क्या है, sequence does not matter because the order is ignored.
हम लोग को सिर्फ इतना पता है कि अगर वर्ड ए है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर वर्ड बी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर वर्ड सी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. एंड हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? वी कलेक्ट एंड प्री प्रोसेस टेक्स्ट, देन वी क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ यूनिक वर्ड्स, एंड द थर्ड स्टेप which is now important because this will be used in an advanced technique called TF-IDF. Okay, so ये तीन processes हैं जो follow होते हैं to create a bag of word model. Now we are entering into the realm of advanced natural processing जहाँ पर आपको actually realize होगा कि कैसे computers इतनी सारी चीजों को समझ पा रहे हैं. So हमारे पास यहाँ पर तीन documents है which is D1 जहाँ पर Aman and Avni are stressed. This is document 1. Obviously this is not an entire document. This is just for the sake of example जहाँ पर हम लोग सिर्फ सिंगल सेंटेंसेस ले रहे हैं. दिस इज D2 एंड दिस इज D3. तो ठीक है, हम लोगों ने टेक्स्ट नॉर्मलाइज किया, हम लोगों ने केस को स्मॉल किया, हम लोगों ने स्टॉप वर्ड्स हटा दिए, हम लोगों ने एक कलेक्शन किया, टोकनाइजेशन किया, फिर हम लोग को ये चीजें मिली. डॉक्यूमेंट 1 ओनली हैज 3 वर्ड्स नाउ, डॉक्यूमेंट 2 आल्सो हैज 3 वर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट 3 हैज ऑलमोस्ट 5 वर्ड्स. तो हमारे पास एक वोकैबुलरी क्रिएट हो गई. नाउ कैन यू सी दिस इज अ वोकैबुलरी फॉर ऑल दीज 3 डॉक्यूमेंट. हमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, बट अ कंप्यूटर might be able to make sense out of it. But in order to make sense, we still have to convert all these into numbers, right? अभी भी numbers वाला part बाकी है because computers can only understand ones and zeros. तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कैसे नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है. इसका एक सिंपल वे है. वी हैव टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल. सो टेबल तो आपको समझ आ गया होगा, आपको दिख रहा है आपके सामने. यहाँ पर ईच रो रिप्रेजेंट्स अ डॉक्यूमेंट. दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3 एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स अ वर्ड फ्रॉम द वोकैबुलरी. अगर आप याद करो, हमने एक वोकैबुलरी क्रिएट की थी, हम लोग उस वोकैबुलरी से हर एक वर्ड उस कॉलम में लिख देंगे. इससे क्या होगा, हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि हर एक डॉक के अंदर कौन कौन से वर्ड्स प्रेजेंट है. बट ये जो सारे वर्ड्स हैं डॉक्यूमेंट 1 में तो प्रेजेंट नहीं है, राइट? सो जहां जहां पर ये वर्ड्स एब्सेंट हैं वहां वहां हम लोग लिख देंगे 0. जैसे वेंट डॉक्यूमेंट 1 में नहीं था, थेरेपिस्ट डॉक्यूमेंट 1 में नहीं था, डाउनलोड भी नहीं था, हेल्थ भी नहीं था, चैटबॉट में नहीं था. बट जहां पर ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट है वहां पर हम लोग 1 1 लिख देंगे. सो इससे आपको एक टेबल मिल जाएगा विच इज ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, विच एक्चुअली शोज विच वर्ड इज प्रेजेंट इन विच डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू इज द वर्ड डाउनलोड प्रेजेंट इन द थर्ड डॉक्यूमेंट, सो व्हाट विल यू चेक? यू विल गो टू दिस column and this row. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि yes, word download is present in the third document. This is actually creating a numerical representation of the text, which is closer to what we want for the computer to understand. So now we can go to the final form of natural language processing, which is called term frequency and invert document frequency. हर एक word जो present होता है document के अंदर, it conveys a different meaning, and that meaning can be represented by a number. So TF-IDF का full form है term frequency, जहां पर हम लोग हर एक टर्म की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. सो अगर आप इनवर्स को इग्नोर करो, सिर्फ डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी देखो. सो डॉक्यूमेंट की फ्रीक्वेंसी हमारी थी 3, राइट? बट अगर हम लोग इसको इनवर्स कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3. इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3. सो इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर टू इवैल्यूएट हाउ इंपॉर्टेंट अ वर्ड इज इन अ डॉक्यूमेंट. सो हम लोग एसेंशियली क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट डॉक्यूमेंट 1 में इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से थे, डॉक्यूमेंट 2 में इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से थे, एंड डॉक्यूमेंट 3 में इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से थे. इससे आपको एक और चीज पता चलेगी कि जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जो वर्ड्स बहुत ज्यादा बार अकर करते हैं उनकी जो वैल्यू है वो लोएस्ट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप वर्ड. एंड जो नॉर्मली अकर करते हैं दे हैव सम वैल्यू, बट द वर्ड्स व्हिच अकर द लोएस्ट सो हैव द हाईएस्ट वैल्यू. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट? आई नो दिस माइट गेट अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, अगर आपने स्कूल में ये चीज पढ़ी है, देन दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू. सो ये सब चीजें कैसे होती हैं? टर्म फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग को कैलकुलेट करनी है, लेट्स अगेन गो बैक टू द डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल. सो टर्म फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड इन वन डॉक्यूमेंट. अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि अमन की फ्रीक्वेंसी क्या है डॉक्यूमेंट 1 में, तो मैं बोल सकता हूं 1 है. अगर मुझे बोलना है कि अमन की फ्रीक्वेंसी डॉक्यूमेंट 2 में क्या है, वो है 1. डॉक्यूमेंट 3 में क्या है, दैट इज 0. एंड इफ आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वर्ड इन द एंटायर कॉर्पस, पूरा कॉर्पस क्या है, डॉक्यूमेंट 1 प्लस डॉक्यूमेंट 2 प्लस डॉक्यूमेंट 3. सो इसमें अमन की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अमन इज 1 + 1 + 0 विच इज 2. वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द सेम फॉर अवनी. अवनी की फ्रीक्वेंसी भी 2 आएगी, स्ट्रेस्ड की आएगी 1, वेंट की आएगी 2 एंड सो ऑन. सो इफ अ word appears multiple times, its frequency count will be represented there. So term frequencies हम लोग calculate कर सकते हैं per document, but we can also calculate it for the entire corpus.
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की कि डॉक्यूमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। डॉक्यूमेंट की फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, बट इन दिस केस ऑफ टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। हम लोग टोटल डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो 3 होने वाली थी वो नहीं लेंगे, बट हम लोग पर वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द पर वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अमन was 2. Why? Because Aman occurred in 2 documents. Avni also occurred in 2 documents. So document frequency is the number of document in which the word occurs, irrespective of how many times it has occurred in those documents. हो सकता है कि अमन एक ही डॉक्यूमेंट में 5 बार आए। Let's say we are talking about the word अमन and D1 में 5 बार आया but D2 में 4 बार आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ड फ्रीक्वेंसी या टर्म फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी 9। D1 में उसकी फ्रीक्वेंसी थी 5, D2 में उसकी फ्रीक्वेंसी थी 4। बट जब हम लोग बात करें कि अमन की डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो 2 डॉक्यूमेंट में आ रहा है विच इज 2. So the document frequency in this case will be 2. So now we are trying to calculate the inverse document frequency. Inverse में हम लोग क्या करते हैं, total number of documents ऊपर रखते हैं, whereas the document frequency नीचे कर देते हैं. If the total number of documents was 3 and Aman occurred in 2 documents, the inverse document frequency will be 3 by 2. So it is not complicated, it is just formula. So IDF का जो formula होगा that is total documents upon document frequency. Okay, so till now what things have we covered? We have seen what term frequency is, we have covered what document frequency is, and we have also seen what IDF is. Now हमारे पास ये 3 variables हैं, अब हमें TF IDF का formula देखना पड़ेगा। So this is what the formula looks like. यहाँ पर TF IDF हम लोग कैलकुलेट करते हैं कुछ ऐसे, term frequency for each word into log to the base of 10 of inverse document frequency of each word. So this example shows us how words are actually converted into numbers. हम लोग हर एक word की frequency निकालते हैं, उसकी inverse document frequency निकालते हैं, then for each word जैसे अमन हो गया या फिर कोई भी और word 2 था, हमारा word 3 था, हर एक word के लिए हम लोग TF IDF निकालते हैं, जिससे ये जो word है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक नंबर के अंदर। एंड फाइनली वी गेट व्हाट वी नीडेड, वी हैव कन्वर्टेड ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इनटू देयर रेलेवेंट वैल्यूज। सो दैट ब्रिंग्स मी टू समथिंग नोन एज द वैल्यू कर्व। वैल्यू कर्व हमें ये बताता है कि अगर एक वर्ड बहुत ज्यादा बार किसी भी कॉर्पस में रिपीट हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होने वाली है। सिमिलरली इफ अ वर्ड इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट, उसकी जो अकरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इट मीन्स दैट द वर्ड इज वेरी रेयर और वेरी वैल्यूएबल एंड इट कैन गिव अ लॉट ऑफ मीनिंग टू द टेक्स्ट। सो दिस इज known as the value curve। ये जो ग्राफ है आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है एंड इसके ऊपर थोड़े सब क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जनरली 2 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का ये आता है। सो वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ TF IDF कैन बी डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास वेरियस डॉक्यूमेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो इनटू स्पोर्ट्स और इनटू न्यूज और इनटू साइंस। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ TF IDF बिकॉज ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स फाइंड आउट करता है डॉक्यूमेंट्स में से एंड उन वर्ड्स को एक साथ क्लब कर देता है which gives us the genre of that document. Similarly इससे हम लोग information retrieve कर सकते हैं। अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में पूछ रहे हो, so मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू, TF IDF के थ्रू वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेकआउट कर सकते हो। इट ऑल्सो गिव्स यू द ऑप्शन ऑफ टॉपिक मॉडलिंग, प्रेडिक्टिंग द टॉपिक फॉर अ कॉर्पस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट लिया था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, फिर हम लोगों ने वो गूगल वर्टेक्स AI में डाला, फिर हम लोगों ने पूछा विच आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स। उसको हम लोग ये चीज भी पूछ सकते थे कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दैट। सो दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, बट उसका थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म यूज हो रहा है वहां पर, डायरेक्टली ऐसा नहीं यूज हो रहा है। एंड ऑल्सो स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग विच आर नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंग, सो हम लोग वो चीजें फिल्टर आउट कर सकते हैं इसके। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड कोड वर्सेस नो कोड NLP टूल्स इन योर सिलेबस। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपको ये जानना है कि एक NLTK के पैकेज है और एक स्पेसी पैकेज है, दोनों अवेलेबल होते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। पाइथन लैंग्वेज में अगर आप NLTK लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हो, स्पेसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हो, TF IDF के जितने ज्यादा फीचर्स हैं आप डायरेक्टली कोड के थ्रू यूज कर सकते हो। बट अगर आपको कोड नहीं यूज करना है, आपको पाइथन यूज नहीं करना है, देयर आर ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज नो कोड टूल्स जैसे ऑरेंज डेटा माइनिंग एंड मंकी लर्न। देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर सिलेबस दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, हम लोग एनालाइज करते हैं टेक्स्ट के थ्रू कि इमोशंस क्या हो सकते हैं किसी भी
यूट्यूब कमेंट को अगर आप देख लो, यूट्यूब कमेंट में लोग अच्छा कमेंट करते हैं, कभी कभी बुरा कमेंट करते हैं, कभी कभी फीडबैक देते हैं, कभी कभी वो खुश होते हैं। एज ह्यूमंस हम लोग वो सारी चीजें क्लासीफाई कर पा रहे हैं। बट अगर एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल, एआई मॉडल या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को वो चीजों को क्लासीफाई करना है, इट विल मेक यूज ऑफ समथिंग नोन एज सेंटिमेंट एनालिसिस। एंड सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू ये वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक कमेंट नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव है। सो इसके मल्टीपल फायदे हैं। जैसे अगर कस्टमर सर्विस में कोई बात कर रहे हैं, हर दिन वो लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक पर्सन के साथ वो ऑन कॉल बात कर सकें। तो व्हाट दे डू इज दे टेक द ईमेल फ्रॉम द यूजर और मैसेज फ्रॉम द यूजर एंड देन दे रन सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन इट एंड देन दे ट्राई टू फाइंड आउट कि ओके ये कस्टमर को थोड़ा बुरा लगा होगा या ये कस्टमर बहुत ज़्यादा खुश है, एंड देन दे कैन चेंज देयर सर्विस अकॉर्डिंगली। सिमिलर इट ऑल्सो गिव्स द वॉइस टू द कस्टमर, क्योंकि हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ कस्टमर हो सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो सबका जो कमेंट है वो पढ़ना वो बहुत टफ होने वाला है। सो दैट इज व्हाई यू कैन यूज द सेंटिमेंट एनालिसिस एंड देन फाइंड आउट इफ द कस्टमर्स आर हैप्पी विद योर प्रोडक्ट और दे आर sad with your product or they want to give you some feedback. So till now we have covered a lot of theory part and now is the time to get into some practice questions, जिसके वजह से आपने जितनी भी आज पढ़ाई की है वो सारी सीमेंट हो जाए और आपको समझने लगे कि कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। So let's go into question 1. Natural language processing majorly deals with what kind of processing? Obviously textual data के बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पर कॉर्पस होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम लोग वर्ड्स को सिंप्लीफाई करके उसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर्स वो चीजें समझ सकें। सो दैट इज व्हाई टेक्सचुअल डेटा इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एनएलपी टूल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द अंडरलाइंग सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। या तो अगर आपको सेंटिमेंट एनालिसिस का डेफिनेशन ऑलरेडी पता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ओके सेंटिमेंट एनालिसिस आंसर है इसका, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि जो ओपिनियन है लोगों का वो किस वे में आप प्रोसेस कर रहे हो। अगर आप बहुत सारे लोगों का ओपिनियन प्रोसेस कर रहे हो, that technique is known as sentiment analysis. या फिर this relates to the emotion of a person. Sentiment is also known as emotion. So again, C option would be the right one. So question 3, what is the first stage of natural language processing? हमें मल्टीपल चीजें देखी थी, मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस से हम लोग चीजों को छोटा करते हैं, हम लोग बुक्स को चैप्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, चैप्टर्स को पेजेस में, पेजेस को पैराग्राफ्स में एंड सो ऑन। सो C option is the right one for this. Question 4, words that we want to filter out before doing any analysis of the text are called stop word. So already answer दिया गया है, so I think that's a misprint. So stop words वो words हैं जो meaning convey नहीं करते हैं किसी भी corpus में and completely useless होते हैं। For example यहाँ पर अगर आप words देखोगे stop words तो आ सकता है the is a useless word, does not convey any meaning but it is important for the grammar to take place. Practice question 5, what does discourse integration involve in the context of sentence formation? क्या था डिस्कोर्स इंटीग्रेशन या फिर डिस्कोर्स एनालिसिस? हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं अगर हमारा सेंटेंस 1 है, सेंटेंस 2 है एंड सेंटेंस 3 है, हम लोग ये चेक करते हैं कि जो बीच वाला सेंटेंस है डज इट मेक सेंस टू हैव इट ओवर हियर, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं, या फिर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं। सो आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल वर्ड्स इन अ सेंटेंस, नो। फॉर्मिंग अ कोहेरेंट स्टोरी विद अ सेंटेंस, यस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग सेंटेंसेस, यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, सो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हमें नहीं मेंटेन करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि S2, S1 और S3 कैसे रिलेटेड है। अप्लाइंग पंक्चुएशन ग्रामर्स टू सेंटेंस, सो इवन दिस इज नॉट द राइट आंसर। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज फेस्ड बाय कंप्यूटर्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज? हम लोगों ने स्टार्ट ही कैसे किया था, ह्यूमन लैंग्वेजेस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, हाउ डू वॉइस असिस्टेंट्स यूटिलाइज natural language processing to analyze visual data? No. Process numerical data? No. Understand human language is the right answer to this. Which of the following is not a step in text normalization? Text normalization में कौन सा एक स्टेप नहीं होता है? टोकनाइजेशन होता है जब हम लोग बड़े बड़े सेंटेंसेस को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। लेमेटाइजेशन को हम लोग वर्ड्स को उसके बेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पंक्चुएशन में हम लोग स्टॉप वर्ड्स रिमूव करते हैं यहाँ पर सी पार्ट में। डॉक्यूमेंट समराइजेशन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का पार्ट नहीं है। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन मीन्स जस्ट सिंप्लीफाइंग द टेक्स्ट, जिससे हम लोग
फाइनली उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर पाए। एंड डॉक्यूमेंट समराइजेशन इस चीज का एप्लीकेशन है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ टोकनाइजेशन? अगर हम लोग इस सेंटेंस का टोकनाइजेशन करें तो हमें छोटे छोटे टोकन्स मिल जाएंगे, विच इज द ईच वर्ड एंड ईच पंक्चुएशन मार्क। सो टू कन्वर्ट टेक्स्ट into numerical data, no, segment sentences into smaller units is the correct answer to this. What distinguishes lemmatization from stemming? So दो processes थे जहां पर हम लोग complicated words को उसके base form में convert कर रहे थे, जैसे running, runs, ran। अगर हम इसका stemming करें जहां पर हम लोग सिर्फ last के word निकाल देंगे तो run बन जाएगा, runs का run बन जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ words निकाल रहे हैं, हम लोग ये नहीं find out कर रहे हैं कि meaning बने या नहीं, and इसका बन जाएगा ran। Whereas अगर हम लोग lemmatization करें जिसमें मीनिंग भी फॉर्म होता है, तो ये तीनों वर्ड का जो फाइनल बेस फॉर्म आएगा, जो लेमा बनेगा, दैट विल बी रन। सो लेमेटाइजेशन प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल वर्ड्स आफ्टर अफिक्स रिमूवल व्हाइल स्टेमिंग डज नॉट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 11, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? इफ यू रिकॉल, बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल क्या कर रहा था? एक वोकैबुलरी क्रिएट कर रहा था, एंड आफ्टर क्रिएटिंग द वोकैबुलरी इट वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड, जिससे हम लोग किसी भी वर्ड को उसके एक रेलेवेंट नंबर्स के साथ मैप कर पाए। So what is the primary purpose? To translate text into multiple languages? No. Extract features from the text for machine learning algorithm. So this is an important aspect. We are not using it to summarize documents. We are not using it to remove punctuation. We are extracting a feature. What is a feature? Like frequency is a feature of this vocabulary. The length of the word can be a feature, but हम लोग वो नहीं use करते हैं। Frequency is also called a feature for text. Moving on to the next question. In the context of text processing, what are stop words? हम लोगों ने काफी बारी already पढ़ लिया है। Stop words are those words which have negligible value, which do not convey any meaning, and we remove them during pre-processing. So B option is the right one. What is the characteristic of a rare or valuable word in the described plot? So plot I think यहाँ पर missing है, but plot कुछ ऐसा दिखता है, right? If you try to recall, this was the value curve जहाँ पर ये यहाँ पर आ रहे थे हमारे, so this was the value कि कितनी ज्यादा वैल्यू है, ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, एंड इसकी यहाँ पर अकरेंस या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। सो जो वर्ड्स बहुत ज्यादा अकर कर रहे हैं उनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, बट जो वर्ड्स बहुत ज्यादा कम अकर कर रहे हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सो रेयर और वैल्यूएबल वर्ड्स हैव, सो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दे हैव द हाईएस्ट अकरेंस इन द कॉर्पस? नो। दे आर ऑफन कंसिडर्ड स्टॉप वर्ड्स? नो। दे अकर द लीस्ट बट एट द मोस्ट वैल्यू टू द कॉर्पस। So C option is the right one. Moving on to the next question. What information does the document vector table provide? हम लोगों ने देखा था एक document vector table. Document vector table में हमारे columns क्या थे? Columns were words. Word 1, word 2, word 3, which was actually the entire vocabulary of the corpus. Whereas यहाँ पर हमारे rows क्या थी? Document 1, document 2 and document 3. So what information does the document vector table provide? The frequency of each word across all documents. This can be it. The frequency of each word in the single document. This also can be it. The total number of words in the entire corpus. नहीं दिखाता है ये. The average word length in the corpus. हम लोगों ने ऊपर से देखा ये frequency of each word across all documents versus frequency of each word in a single document. So अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग को हर एक word की frequency for each document देखनी है वो हमें मिल जाएगी, but अगर सारे documents की frequency हमें निकालनी है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा. So this is not right. B option is correct. Moving on to the next question. What is the primary purpose of TF-IDF in text processing? So to identify the value of each word in the document after term frequency inverse document frequency, हमें एक number मिलता है जो हो सकता है 0 to 1 के बीच में हो, and जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उसकी उतना ही बड़ा वो नंबर होगा. So that is why it is used to identify the value of each word in the document. Moving on to the next question, which is an assertion and reasoning type of question. Assertion. Pragmatic analysis in natural language processing involves assessing sentences for their practical applicability in the real world scenarios. ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जहां पर आप ये चेक करते हो कि सार्काज्म तो नहीं है, वर्ड्स का एक्चुअल में कुछ मीनिंग है या नहीं. सो दिस इज एक्चुअली ट्रू. रीजनिंग क्या है? Pragmatic analysis requires understanding the intended meaning behind the sentences. For example, आप मुहावरों की बात करो, जैसे tit for tat. Now lexically meaning बन रहा है, syntactically meaning बन रहा है, हर जगह से meaning बन रहा है, but pragmatic
ऑटोमेटिकली मीनिंग बन रहा है या नहीं? यस, ये एक मुहावरा है जो इंग्लिश में यूज होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एट मल्टीपल प्लेसेस एंड जिससे हम लोग मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो assertion is right and reasoning is also right. So this is our last question. Converting the entire text into lowercase following stop word removal is a crucial pre-processing step in the natural language processing. So this is true. The process ensures uniformity in word representation. हम लोग combine नहीं कर सकते हैं मतलब capitals और small case को, क्योंकि अगर हम लोग ने वो किया तो capital word A और small word A मशीन इसको differently treat करेगी. हो सकता है इसको 0.1 वैल्यू दी एंड इसको 0.12, तो ये डिफरेंट हो जाएगा which we do not want. That is why we convert into the similar case. So this one is true, this one is true and E option is right. So I hope आपका जो practice है इस session में वो अच्छे से हो गया. The important aspect is you need to cover the previous videos. Previous videos are really important जहाँ पर हम लोगों ने in-depth analysis किया है. But अगर आपको latest syllabus चाहिए, this video is very useful. And again, if you have any doubts or if you have any suggestions for me, please let me know in the comments. I'll see you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.